हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और 12th क्लास का मैथ लगातार आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वीडियोज के माध्यम से। और आज का जो लेक्चर है हमारा प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट है बच्चों। और 1.2 में हमने कवर कर लिया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले 9, 10, 11, 12 ये 4 प्रश्न कर लेते हैं बच्चों फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है थोड़ा सा आपके मन में डाउट वाला क्वेश्चन है, इसलिए यदि मैं पहले ये क्वेश्चन को कराऊंगा थोड़ा आपके मन में संशय हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पहले इजी से स्टार्ट करना चाहिए, इसके बाद धीरे धीरे टफ की ओर जाना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब जो भी अवयव हैं वो प्राकृत संख्या के हैं। यहाँ पर देखो स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल M के लिए हमारा जब n का मान रखा जाता है, मतलब कोई भी अवयव रखेंगे तो n+1/2 वैल्यू फाइंड होगी कब, जब n विषम होगी। मतलब विषम लेंगे जैसे 1, 3 तो फिर हम इस फलन को लेकर चलेंगे। और जब हमारा सम होगा बच्चों, सम तो n/2 करेंगे। ये दो चीज देके रखा, कंडीशन दिया है यहाँ पे कि n जब विषम हो तो n बराबर होता है, जैसे fx बराबर होता था अभी जितने भी क्वेश्चन आपने करा है। और यदि आपको मैं पहले से एक चीज बता देना चाहता हूँ, पहली बार आए हैं, पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। जो बच्चा क्रम से देख रहा है वही समझ पाएगा। तो प्लीज आप लोग नहीं समझें, क्योंकि यदि आप पहली बार आए तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप प्रीवियस वीडियो देखें तब इस लेक्चर को देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका fn बराबर n+1/2 कब आएगा, जब n विषम हो। और n/2 कब आएगा, जब n सम हो। भाई प्राकृत संख्या में सम विषम सब कुछ होते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5 लेकर चलोगे तो उसमें 1, 3, 5 आपका विषम है, 2, 4, 6 आपका सम है। तो दोनों कंडीशन होंगे तो ये लेकर चलना है। जो हमारा फलन है वो कहां से कहां तक संबंध रखता है, तो हमारा वो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या के लिए ही परिभाषित है। यदि माइनस आ गया तो परिभाषित नहीं होगा। इसलिए आपको सिद्ध करना है कि फलन एकेकी आच्छादी है, अर्थात फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। आपका यहां पर प्रश्न क्रमांक 9 था, तो प्रश्न 9, ठीक है, प्रश्न आपका 9, इसका आपको हल करना है। हल करते समय सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, जो भी हमारे क्वेश्चन में देके रखा है कि जो हमारा फलन है वो कहां से कहां तक संबंध रखता है, n से n तक। इसके बाद जब भी हम fn की बात करते हैं तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि n+1/2 और एक कंडीशन ये है कि n/2। ये कब है बच्चों, यदि n विषम है, यदि n विषम है तो आपका ऊपर वाला चलेगा। और यदि n सम है, यदि n सम है तो n/2 लेकर चलेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन देके रखा है। अब हमको सबसे पहले एकेकी के लिए सिद्ध करना है। एकेकी का मतलब क्या है कि दो अलग अलग अवयव का मान यहां पर रखें, दो अलग अलग अवयव का मान रखें तो दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब को बराबर लेकर चलें तो उनका अवयव भी जहां भी था वो आपका समान होना चाहिए। अर्थात इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए। यदि समान अवयव हैं तो उनका प्रतिबिंब समान होना चाहिए। एकेकी के लिए सिद्ध करने के लिए हम सिंपल सा किन्हीं दो अवयवों का प्रतिबिंब बराबर लेकर चलते हैं और दर्शाना पड़ता है कि अवयव भी समान है। किंतु यदि प्रतिबिंब समान है और अवयव भिन्न भिन्न है तो फिर आपका एकेकी नहीं होता है। एकेकी का मतलब दो हमारे पास समुच्चय है। एक समुच्चय हमारा n है, ये प्राकृत संख्या जिसे हम प्रांत कहेंगे, और एक हमारा समुच्चय दूसरा n है जो आपका सहप्रांत कहलाता है। इसीलिए तो कहता हूं कि ये क्वेश्चन तभी समझ में आ सकता है जब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। n आपका प्राकृत संख्या है, इसका हम अवयव रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इस प्राकृत संख्या में मिलेगा। यानी प्रांत के अवयव को रखने से सह प्रांत में उसके प्रतिबिंब बनते हैं। तो दो अलग अलग अवयव लिए तो उनका प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए, या कि हम दो समान प्रतिबिंब लिए तो उनका अवयव भी समान होना चाहिए। कंडीशन यही होता है। तो फिलहाल सबसे पहले आपको एकेकी सिद्ध करना होता है। एकेकी के लिए हम क्या करते हैं कि दो भिन्न भिन्न अवयव लेकर चलें तो यदि भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल रहा है तो एकेकी तो होगा। लेकिन यदि दो समान अवयव लेकर चलें और समान प्रतिबिंब मिले, समान अवयव है, समान प्रतिबिंब मिलेगा तो एक एक का संबंध दर्शाएगा। लेकिन यदि भिन्न भिन्न अवयव हैं और भिन्न भिन्न प्रतिबिंब
तो आपका एक एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न अवयव में प्रतिबिंब समान हो गया तो फिर आपका वो एक एक ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं पहले एक रखूं, एक क्या है, विषम है, विषम के लिए इस वाले में रखना पड़ेगा बच्चों, तो 1/1/2 मतलब कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इसके बाद मैं जब 2 रखूंगा तो नीचे वाले में रखना पड़ेगा, मतलब 2/2 यानी आपका आ गया यहाँ पर 1 ही आएगा। कुल मिलाकर के 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, जबकि यह परिभाषा के बिल्कुल अपोजिट है। परिभाषा क्या कहता है कि हमारा एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 5 आगे जाता जाएगा। ये भी नेचुरल नंबर है, पहला प्रांत है, दूसरा सह प्रांत है। हमने ये देखा कि 1 का भी संबंध 1 से और 2 का भी संबंध 1 से। आप देख लो, 1 रखा तो भी 1 आया, 2 रखा तो भी 1 आया। इसका निष्कर्ष निकला कि ये 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, जबकि 2 का संबंध 1 से, इसलिए एक ही नहीं है ना। अर्थात हमने 2 भिन्न भिन्न, यहाँ पर यदि हम कह दें, यदि हम आपसे कह दें कि F1 का प्रतिबिंब और F2 का प्रतिबिंब बराबर है, किंतु आपका F1 और F2 ही बराबर नहीं है, मतलब 1 बराबर नहीं है 2 की। यदि प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी समान होना चाहिए, यही एकैकी का प्रतिबंध है, यही एकैकी का प्रतिबंध है। मतलब प्रांत के 2 अवयवों का जो आप देखते हैं प्रतिबिंब एक ही उपस्थित है सह डोमेन में, सह प्रांत में। अर्थात हमने कहा प्रांत के 2 अवयव ले लिया 1 और 2, प्रांत के 2 अवयव ले लिया 1 और 2। इसको हमने समझाया, इस डायग्राम से समझो, प्रांत के 2 अवयव ले लिया 1 और 2 और इन दोनों का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, अतः आपका ये जो फलन है एक ही नहीं है। तो यहां पर आपको अतः लिखना है कि डोमेन के 2 अवयव 1 और 2 का सह डोमेन में एक ही प्रतिबिंब एक है, अलग अलग होना चाहिए ना, एक ही है, इसलिए फलन एक ही नहीं है। तुम्हारा एक ही का कंडीशन खत्म। अब हम आच्छादक के लिए चलेंगे बच्चों। आच्छादक, दूसरा जो कंडीशन शुरू होता है वो आच्छादक के लिए होता है। आच्छादक का मतलब ये होता है, थोड़ा समझिएगा, हम पुराने ही डायग्राम से लेकर चलेंगे कि बच्चों ये जो हमारा होता है एक प्रकार से एफ होता है, इसके बीच रिलेशन, इसको मान के चलते हैं, मान लो एक्स, इसको मान के चलते हैं एक्स, तो हमें मिलता है बाई। क्या मिलता है, बाई मिलता है। ये हमारा पहचान है आच्छादक के लिए कि इसके प्रत्येक मान के लिए कहीं ना कहीं इसमें पूर्व प्रतिबिंब है, इसमें पूर्व प्रतिबिंब है, इसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, इसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब ये जो प्रतिबिंब है वो किसी न किसी पूर्व प्रतिबिंब के ही प्रतिबिंब है, अर्थात इसमें जो भी अवयव हैं वो किसी न किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए, तभी वो आच्छादक है। आच्छादक कब कहलाएगा कि हमारा नेचुरल नंबर है, इसके सभी अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब है। हमें दर्शाना चाहते हैं कि ये जो बाई है वो किसी न किसी एक्स के वैल्यू का प्रतिबिंब है। जो हमारा बाई है मतलब इस नेचुरल नंबर के, मतलब सह डोमेन जिसे सह प्रांत कहते हैं, इसका जो भी अवयव है वो किसी न किसी का प्रतिबिंब है, यानी बाई जो है किसी न किसी का प्रतिबिंब है। तो यहाँ हमारा जो बाई है वो यहाँ पर Fn लेकर चलेंगे क्योंकि n है, यानी जो बाई है वो किसी किसी नंबर का प्रतिबिंब है आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक के लिए 2 कंडीशन है। पहला, जब n विषम हो, जब n विषम हो, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब n विषम है तो विषम के लिए क्या होता है बच्चों, 2r+1, 2r+1, जहां r क्या कहलाता है, 1 2 3 4 5, ये आपका विषम का फार्मूला है, विषम का फार्मूला है, जहां r आपका नेचुरल नंबर, ये विषम का फॉर्मेट है। r का मान 0 रख दो तो पहले हमारा ये हो जाता है 1। इसी प्रकार जब हम सम लेकर चलेंगे तो सम के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2r बस कर दें, 2r नेचुरल नंबर में 2 का गुणा कर दो, आपका सम मिल जाता है। यहां पर एक चीज मैं आपसे कहूं कि n 2r+1 एक विषम है, तो यदि आपसे कह दूं कि 4r+v1, यदि 4r+1 भी एक विषम है कि नहीं, बिल्कुल है विषम, जो कि नेचुरल नंबर का होगा। इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि देखिएगा थोड़ा सा, विषम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 4r+1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसको दूसरे मेथड से भी मैं करा के दिखा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। विषम के लिए n+1 है ना, तो 4r+1+1/2, इसको कैलकुलेट करोगे तो 4r+2/2, इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आएगा 2 का भाग, तो 2r+1 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है कि भाई साहब 2r+1 आपका एक प्रतिबिंब था, हमने कहा ये विषम है, तो ये प्रतिबिंब था, वो किसके लिए प्रतिबिंब था, तो 4r+1 के लिए। इससे स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि सह डोमेन मतलब सह प्रांत दूसरे वाले का, देखो ना जरा, ये दूसरे वाले का है, वो इस मान के लिए प्रतिबिंब है, सही है ना, इस मान के लिए प्रतिबिंब है। सिंपल है, हमने मान के ही चला कि 2r + 1 विषम है, तो विषम के लिए चला तो हाँ यार किसी ना किसी का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष निकला कि सह डोमेन के प्रत्येक अवयव, सह डोमेन के प्रत्येक अवयव सह डोमेन के प्रत्येक अवयव डोमेन के पूर्व प्रतिबिंब से संबंधित है मतलब कोई ना कोई संबंध दर्शा रहे हैं, संबंधित है। अतः फलन क्या है? अतः फलन f आच्छादक है। अब एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हमारा जो n विषम है इसके जगह सम हो जाए, सम होने के लिए कंडीशन क्या होता है? 2r होता है। तो स्थिति जो हमारा सेकंड आएगा, हम स्थिति यहाँ पे सेकंड लेकर चलेंगे। कंडीशन हमारा फर्स्ट था ये, और सेकंड कंडीशन ये होता है कि जब n सम का मतलब हमारा n बराबर 2r, जहाँ r क्या है? जहाँ r बिलोंग्स टू कैपिटल प्राकृत संख्या। एक रखोगे तो 2 1 कम 2 सम आ जाएगा, 2 रखो तो 2 9 4 आ जाएगा। यदि 2r कहीं n का है तब हम कह सकते हैं कि 4r भी तो n का ही होगा, 4r भी तो एक सम ही होगा जो कि n का है, सही है कि नहीं? तो यदि मैं 4r रखूं तो 2r मिल जाता है। यदि मैं f4r रखूं सम के लिए तो n/2 होता है, यानी 4r/2 मतलब 2r। तो ये मैंने 2r जो लिया था कहीं ना कहीं किसी का तो प्रतिबिंब है, और नेचुरल नंबर में सम विषम सब है। हमने कहा कि नेचुरल नंबर में भाई ये 2r + 1 इसका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब तो है मतलब सभी के सभी प्रतिबिंब बन सकते हैं। इसी प्रकार सम भी लेकर चला कि हाँ सम ये था तो 4r का प्रतिबिंब है, मतलब किसी न किसी का प्रतिबिंब है, किसी न किसी से संबंधित है। इससे भी निष्कर्ष निकल जाएगा। स्पष्ट है कि सह डोमेन के प्रत्येक अवयव डोमेन के प्रतिबिंब है, डोमेन के अवयव के प्रतिबिंब है। क्या बच्चों? प्रतिबिंब है। अतः आपका f जो है आच्छादक है। सिंपल है, तो एकाएकी भी हमने सिद्ध कर दिया और आच्छादक भी सिद्ध कर दिया, सिंपल है। इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए फलन f एकाएकी आच्छादक है, इसलिए फलन f एकाएकी और आच्छादक है। पहले ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। A हमारा एक समुच्चय है, B एक समुच्चय है। F जो है समुच्चय A से B पर संबंध रखता है। देखो A हमारा समुच्चय है, B हमारा समुच्चय है, फलन जो है A से B पर संबंध रख रहा है। A हमारा समुच्चय है, B समुच्चय है, फलन जो है A से B पर संबंध रख रहा है, और ये हमारा fx बराबर इतना दे के रखा है। इसके लिए ध्यान ये रखना है, जैसे r-3 दिया है ना, मतलब समुच्चय A में रियल नंबर में 3 नहीं है, बाकी सब है। यहाँ पर r-1 है ना, मतलब इस रियल नंबर में 1 नहीं है, बाकी सब है। मतलब A जो समुच्चय है 3 के अलावा सभी रियल नंबर में सब कुछ है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब है, लेकिन उनमें से 3 नहीं है। यहाँ पर जो B है उसमें 1 नहीं है, बस। ठीक है, और fx इसके लिए हमको विचार करना है कि एकाएकी या आच्छादक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न 10 का हल। प्रश्न 10 का हल, बिल्कुल कोई परेशानी तो नहीं, हमारा प्रश्न क्रमांक 10 रहेगा और इसका हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का हल चलेगा बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर भी दिया है, b बराबर भी दिया है, बड़ा लंबा कहानी है इसका। मतलब f जो है सच दैट इस प्रकार से कि a से b तक है, और ये भी बोल के रखा है कि जो हमारा fx है वो कुछ इस प्रकार से है, x-2 बटा x-3, ये भी दिया है। और कुछ दिया है, जो a है हमारा वो कितना है, a इस प्रकार से है कि a है रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में 3 नहीं है, तथा b हमारा इस प्रकार से है, तथा b इस प्रकार से कि रियल नंबर ही है, हो रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में 1 नहीं है, ये हमारा b है। 1 मिनट,
चलो, तो अब हमको क्या करना, एक एकी के लिए सिद्ध करना। एक एकी के लिए हमने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस वीडियो में बताया है कि दो भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब लेकर चलें, समान लेकर चलें, तो वो अवयव भी समान हो जाए। यदि हम दो भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब लेकर चलें, जैसे मैं मान के चलता हूं कि भाई हम दो अलग अलग अवयव लेके चल रहे हैं, ए के और बी के, मतलब ए के अवयव लेकर चलेंगे, बी में उपस्थित होना चाहिए। तो दो भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब लेकर चलें, जैसे कि हम मान के चलते हैं भाई, माना x1 और x2 दो हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं ए, इसके प्रतिबिंब क्या होंगे, fx1 होंगे और fx2 होंगे। भाई फलन में रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब मिलेगा। तो दो अवयवों के प्रतिबिंब समान लेकर चल रहे हैं और उनका अवयव भी समान हो जाए, दो अवयवों के प्रतिबिंब समान लेकर चल रहे हैं, अवयव भी समान हो जाए, तो सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ये एक एकी है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस 2 बटा x1 माइनस 3, यहाँ पे फलन दे के रखा है। यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस 2 बटा x3 माइनस 3। इधर इसका गुणा होगा x1 का x2 से, x1 का 3 से, फिर 2 का हो जाएगा x2 से, फिर 2 दूनी 2 तिहाई 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस से प्लस। ठीक है, इसका इससे करो तो x1 का x2 से, इसका इससे कर दो तो माइनस 2x1 से, इसका अब इससे हो जाएगा तो माइनस 3x2 से, और माइनस माइनस प्लस 6। इस 6 से 6 काट दो, इससे ये काट दो। ठीक है, तो इधर माइनस 3x1 है, x1 को इधर ले आओ तो 2x1 हो जाएगा। इधर माइनस 3x2 है, इसको ले जाओ तो प्लस 2x2 आ जाएगा। इधर माइनस x1 और इधर माइनस x2, माइनस से माइनस काट दो, x1 बराबर x2। यानी हमारा अलग अलग प्रतिबिंब था, लेकिन निष्कर्ष निकला कि अवयव भी समान है। अलग अलग आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा अलग अलग यहाँ पर हमने लिया था कि भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या निष्कर्ष निकला कि fx1 बराबर और fx2 बराबर लिया था, तो x1 बराबर भी x2 निकल आया। अतः आपका फलन एक एकी है। क्या है बच्चों, एक एकी है। दो भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब हमने बराबर लेकर चला और निष्कर्ष निकला कि कहीं ना कहीं उनके अवयव भी समान थे, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है कि हमारा वो एक एकी है बच्चों। क्या है, एक एकी है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर आ जाता है आच्छादक। यहां पर आप लेकर चलो आच्छादक। आच्छादक किस प्रकार से लेकर चलते हैं कि हमारे इस b के लिए हम कोई बाई अवयव लेते हैं जो बाई किसी a का प्रतिबिंब है, अर्थात x का प्रतिबिंब है। ठीक है, जैसे मैं मान के चलूं कि यदि x बिलोंग टू a, तब आच्छादक के लिए होता है कि x का मान रखने पर ये जो दूसरा हमारा समुच्चय होता है, b जो हमारा सेट होता है, उसका जो है कहीं ना कहीं अवयव इसका प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, यानी x का मान रखने पर बाई हमें मिलना चाहिए और b के सभी अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब हो, तभी वो आच्छादक है। आच्छादक का निष्कर्ष आप सबको पता है कि आच्छादक तभी कहला सकता है वो जब उसके सभी अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब हो, अर्थात fx बराबर बाई हो। अब fx मतलब x माइनस 2 बटा x माइनस 3 बराबर बाई। ठीक है, रियल नंबर वाली बात है, रियल नंबर में तो सब कुछ आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2 बराबर बाई x माइनस 3 आ जाएगा। इतना ही होगा ना बच्चों। आगे हम मुझे यहाँ से बाई का वैल्यू तो हो जाएगा, x का वैल्यू निकालना है, तो इसको कैलकुलेट करो यार। बाई का गुणा कर दो तो x माइनस 2 बराबर यहाँ पर x बाई और माइनस 3 बाई हो जाएगा। ठीक है, और फिलहाल अभी आप इससे आप x का मान निकालना चाहते हो तो इसको पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर कर दो तो इतना हो जाएगा x माइनस x बाई और इधर हो जाएगा 2 माइनस 3 बाई। कुछ इसी प्रकार से आ रहा है ना। ठीक, पक्षांतर करो तो पक्षांतर करोगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 1 माइनस बाई और इधर हो जाएगा 2 माइनस 3 बाई। तो x बराबर पक्षांतर कर दो, इसको गुणा इधर भाग में जाएगा तो 2 माइनस 3 बाई बटा 1 माइनस बाई। इसको यदि चेंज करना चाहते हो, माइनस कॉमन लोगे तो 3 बाई माइनस 2, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो बाई माइनस 1, यहाँ भी माइनस कॉमन, यहाँ भी माइनस कॉमन, कट जाएगा, बाकी ये आ जाएगा।
ये क्या हमारा रियल नंबर हो सकता है? बिल्कुल रियल नंबर हो सकता है, बिल्कुल रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि परिमेय के रूप में है। बिल्कुल भाई, हमने कहा कि बाई जो है वो किसी बी का हमारा अवयव है, जो बी का अवयव है तो ये किसी न किसी का प्रतिबिंब बन सकता है। तो जी हाँ, इसका प्रतिबिंब बन सकता है, इसका प्रतिबिंब बन सकता है, इसका प्रतिबिंब बन सकता है, और ये आपका रियल नंबर होगा। आप रख सकते हो, बाई का मान 2 रख दो, चेक कर लो, चेक कर सकते हो। इसको हम जब रखेंगे फलन में तो कहीं ना कहीं बाई आ ही जाएगा। अतः अब आगे इसको सिद्ध ही नहीं करना है, आगे यदि चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ कि प्रत्येक बाई के लिए, जो कहाँ का है, बी के लिए हमारा x है, x उपस्थित है a में, यानी प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए हमारा x है, मतलब x का ये बाई प्रतिबिंब है, तो प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए कोई ना कोई अवयव a में है। सपोज दैट इसको प्रूव करना है तो fx बराबर आपको लिखना पड़ेगा, fx है ना, तो आपका हो जाएगा fx बराबर, तो यहाँ पर fx x का मान कितना निकल कर आ गया, 3 बाई माइनस 2 बटा बाई माइनस 1। अब हमको इसको पूरा फलन में रखना पड़ेगा भाई। जैसे पहला हमारा यहाँ पे क्या था, x माइनस 2 था बटे x माइनस 3, तो x का मान है 3 बाई माइनस 2, और यहाँ पे कितना था, माइनस 2, डिवाइड बाय 3 बाई माइनस 2 बाई माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3। कैलकुलेट करोगे ना जब, तो इसका गुणा इधर किया जाता है, तो 3 बाई माइनस 2 इधर गुणा करेंगे ना, तो इधर हो जाएगा 2 1 कम 2 बाई और माइनस माइनस प्लस, खत्म, कहानी खत्म। ये नीचे से नीचे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर गुणा करो, 3 बाई माइनस 2, और इधर गुणा करोगे तो माइनस 3 बाई और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, बचेगा क्या, कुछ बच रहा है क्या? 2 से 2 कट जाएगा, 3 बाई में 2 बाई तो बाई बचेगा, यहाँ 3 बाई से 3 बाई और 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा, कुल मिलाकर बाई आ गया। जो हमने लेकर चला था ना वो हमारा प्रूफ तो हो रहा है। अतः आपका फलन क्या है, आच्छादक है। ये लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन आपसे बन भी जाएगा। तो एकेकी आच्छादक सिद्ध करना था, ठीक है, तो सिद्ध हो गया ना, एकेकी भी और आच्छादक भी है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि मान लीजिए आपका R से R बिलोंग कर रहा है और x की घात 4 है। अब आपने यदि इस प्रश्न को पढ़ा है, x स्क्वायर है, ये प्रश्न पढ़ा है आपने, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा आपने, ये भी प्रश्न पढ़ा है, इसके अलावा उदाहरण नंबर हमने 11 कराया था, ये वाला प्रश्न पढ़ा है, तो फिर ये आपसे बन जाएगा। जब भी बात आ जाएगा बच्चों x की घात 4 का या x घात 2 का, उस स्थिति में यदि रियल नंबर है तब वो ना तो एकेकी होगा ना तो आच्छादक होगा, ना तो एकेकी होगा ना तो आच्छादक होगा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब बात करेंगे कि 3x के लिए और आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पर जब भी 3x की बात आ जाए, 4x की बात आ जाए, 5x की बात आ जाए, तो ये आपका एकेकी भी और आच्छादक भी है। अब इसको कहोगे सर कैसे आप समझा सकते हो, इसके लिए मैं इसके प्रीवियस में चलता हूँ, और यहाँ पर ये प्रश्न आप देख लो, fx बराबर 2x है, n से n है, लेकिन यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं fx बराबर 2x, यानी एग्जाम्पल नंबर जो 9 था बच्चों, इसको यदि आपने करा है कि fx बराबर 2x है, रियल नंबर से रियल नंबर, कि एकेकी और आच्छादक है, तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया, fx बराबर 3x, यहाँ पर देख सकते हो एकेकी और आच्छादक है। तो इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसे भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया है। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 था और जो बचा था, और इसी में समय लग सकता है, तो आपको समय देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में भैया कहीं ना कहीं समय लगेगा। तो आपका प्रश्न कौन सा है, अब प्रश्न 8 का हल। ठीक है, चलो हम प्रश्न 8 का हल करेंगे। हल करते समय सबसे पहले आपको क्या क्या देके रखा है वो चीज आपको करना है। कि फलन हमारे पास है एक फलन, इस बार एक, जैसे हमारा a से b तक होता था ना, लेकिन इसमें a क्रॉस b है से लेकर b क्रॉस c, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, ऐसा है। और बोला है ये इस प्रकार है कि यदि हम फलन में a और b रख रहे हैं तो इसका मान हमेशा उल्टा करके देता है, b और a दे देता है। इसके लिए हमको सिद्ध करना है एकेकी और आच्छादक। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए हो रहा है बच्चों
क्योंकि हमको एक एकी के लिए क्या करना पड़ता है, आप ही बताओ। एक एकी के लिए क्या करना पड़ता है, एक एकी के लिए ये करना पड़ता है कि किन्हीं दो अवयव, ये अवयव ही है। अब जैसे x1 लेते थे ना, यहां पर a1 b1 लेंगे x1 की जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी हम ये फलन में मान रखेंगे ए बी, वो कहां से लेंगे, ए से लेंगे। यानी जितने भी हम ए बी के रूप में, समूह के रूप में अवयव लेंगे, वो हमारे ए क्रॉस बी के अवयव रहेंगे, ए क्रॉस बी के अवयव रहेंगे। इसको आप ऐसा मान के चल सकते हो कि हमारे पास f है, वो कहीं ना कहीं x से y तक है, और यहाँ पर जब भी हम एक x1 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू x1 आता है, समझ के चलिए, थोड़ा सा y1 आता है, और जब x2 रखते हैं तो y2 आता है। ऐसा मानकर चलना है आपको, ठीक है। ये जो हमारा a क्रॉस b है पूरा x के रूप में है, b क्रॉस है पूरा y के रूप में है, और यहाँ पे जो वैल्यू है x1 है। भले दो अवयव हैं तो हम ले लेंगे a1 b1, कंफ्यूज नहीं होगे आप। और जो भी x1 लेकर चलेंगे तो ये पहले वाले का लेकर चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एकी के लिए क्या करते हैं कि दो अवयवों का प्रतिबिंब है, तो पहला नंबर हमारा एक एकी ही चलेगा। एक एकी के लिए क्या करते हैं कि माना, थोड़ा एक एकी के लिए करते हैं माना। माना कैसे, x1 और x2 बराबर लेकर चलते हैं। जैसे हम कहते थे x1 और x2 का प्रतिबिंब बराबर है। अब यहाँ पर x की जगह a b है, तो a1 b1 बराबर है a2 b2। ऐसा कुछ मानकर चलेंगे कि माना दो अवयवों का प्रतिबिंब है, एक अवयव सिंगल ये है, इसका प्रतिबिंब, और एक और अवयव है उसका प्रतिबिंब, दोनों का समान है। तो ये करता क्या है, ये उल्टा कर देता है। यदि a1 b1 लिया तो ba कर देता है, यानी b1 a1 करता है, यही तो करता है, उल्टा कर रहा है। और इसमें यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा b2 a2। ये काम क्या है इसका, उल्टा करना। सीधा है तो उल्टा कर दिया। मतलब यदि मैं आपसे कह दूं कि b1 जो बराबर है b2 के, बिल्कुल सही है, बराबर का चिन्ह लगा है, तथा a1 बराबर है a2 के, तो सही बात तो है, बराबर है। मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, अर्थात दो अवयवों का प्रतिबिंब लेकर चला हमने, तो अवयव भी समान हो गए, अवयव भी समान हो गए। अर्थात यदि मैं a1 और b1 का कनेक्शन करूंगा, भाई a1 बराबर है a2 के, a1 बराबर है a2 के, तो a1 बराबर a2 के और b1 बराबर b2 के है, तो a1 b1 लेकर चलूंगा बच्चों, a1 b1 लेकर चलूंगा, तो ये हमारा a2 b2 के बराबर है, हो यहाँ पर, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि दो भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब लेकर चला था हमने, समान दर्शाया था, तो कहीं ना कहीं अवयव भी समान है, अतः f एक एकी फलन है, अतः f एक एकी फलन है, अतः f एक एकी फलन है। आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता है कि भाई साहब यहाँ पर हमने क्या देखा कि सभी अवयव के भिन्न भिन्न मान आ रहे हैं, सभी अवयव के भिन्न भिन्न मान आ रहे हैं, एक एकी है और सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो मैं आपसे यदि कह दूं कि जितना भी हम प्रत्येक अवयव लेंगे, प्रत्येक जो लेकर चलेंगे, प्रत्येक a और b लेंगे, तो कहाँ से लिया जाता है a b, a क्रॉस b से। तो जो भी हम a क्रॉस b से लेकर चलेंगे के लिए, भाई जो भी हम a क्रॉस b से लेकर चलेंगे उसका प्रतिबिंब b क्रॉस a में है, ये होगा ही होगा, सिंपल है। के लिए a क्रॉस b का b क्रॉस a में, b क्रॉस a में ba इस प्रकार है, इस प्रकार है कि हमने कहा था ना कि भाई जो हमारा प्रतिबिंब मिल रहा है, जो प्रतिबिंब मिल रहा है ए बी, वो कहीं ना कहीं बी ए का होगा, कहीं ना कहीं बी ए का होगा, सिंपल है। यदि ए बी प्रतिबिंब मिल रहा है तो बी ए का होगा, यदि बी ए मिल रहा है तो ए बी का होगा। अतः आपका एफ, अतः आपका एफ क्या है, आच्छादक है, आच्छादक, अच्छा देखो कभी कभी हिंदी भी लिखते नहीं बनता है, आच्छादक फलन है, ठीक है। इसलिए f एक एकी आच्छादक है, f एक एकी आच्छादक है। चीजें क्लियर बच्चों, कंप्लीट भी हो चुका है प्रश्न क्रमांक 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट। ये देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 8 का हमारा कंप्लीट, और इस प्रकार से प्रश्नावली भी कंप्लीट।
अब जो एनसीईआरटी का जो न्यू बुक आ रहा है उसमें आपका चैप्टर खत्म है, लेकिन फिर भी मैं बेस कंप्लीट कराऊंगा। जो बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं सर, तो इसके लिए मैं 1-2 लेक्चर ला दूंगा, तो कुछ आपको जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स ये कंप्लीट हो जाएगा, कहोगे आप लोग तो। अन्यथा यदि सिलेबस से हट गया तो जरूरी नहीं है इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये आगे चलकर काम आता है, आपके ग्रेजुएशन लेवल में एक ज़रूरी होता है। इसलिए हो सकता है आप पढ़ भी लेना, और यदि हट गया होगा तो बिल्कुल नहीं भी पढ़ना, आपकी इच्छा है, जैसा आप कहोगे उस वैसा हम करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।